स्वागत है आपका एसएस क्लासेस में। जैसा कि पता होगा बहुत ही जल्द आपका 17th बीपीएससी का यहाँ पे एग्जाम्स होने वाला है। साथ ही साथ टीआरई 4 का भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आने वाला है, उसका भी एग्जाम जल्द से जल्द हो जाएगा। तो उसी को देखते हुए ये जो सीरीज चल रहा है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज हो रहा है। ठीक है, अभी इस क्लास में जो हम देखने वाले हैं फिजिक्स से जितने भी बीपीएससी अपने पिछले एग्जामों में यानी कि पुराने एग्जामों में जो सवाल पूछे गए हैं उसका टॉप 100 एमसीक्यूज यहाँ पे देखने वाले हैं। आपको पता होगा दोस्तों, ये जो बीपीएससी एग्जाम्स लेती हैं उसमें बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना ही ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। हर शिफ्ट में हर एग्जाम में अपना पिछले जो परीक्षाओं में सवाल पूछते हैं उसमें से 3 से 4 सवाल यहाँ पे प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज रिपीट करता है। इसीलिए बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे सब्जेक्ट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड कर दिए थे वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कर दिए थे, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास का कर दिए थे। ठीक है, अगर कि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले चैनल पर जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए, या तो उसको ऊपर में यहाँ पे आई बटन पर नजर आ रहा होगा कॉर्नर पे, वहाँ पे इस वीडियो का लिंक दे देंगे, तो जहाँ पे जाकर आधुनिक भारत का इतिहास का वीडियो देख सकते हैं बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीपीएससी में जो भी पुराने परीक्षाओं में फिजिक्स से यानी कि जनरल साइंस से जो सवाल पूछे गए हैं टॉप 100 एमसीक्यूज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देर किए इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक जरूर से जरूर दीजिएगा वहाँ पे, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। ठीक है, बिना देर किए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, बीपीएससी के परीक्षाओं में जनरल साइंस से यहाँ पे अगर कि आप लोग पता होगा तो यहाँ पे अमूमन 3 सेक्शन से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें कि है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। साथ ही साथ इससे ईवीएस से भी सवाल आता है, तो उसके एक अलग सेपरेट वीडियोज़ में हम बात करके पूरा का पूरा ईवीएस से हम आपको क्वेश्चंस करा देंगे। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में जो देखने वाले हैं वो फिजिक्स को कवर करने वाले हैं, उसके बाद हम जो पढ़ेंगे केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी सो ऑन आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैं आइएगा फिजिक्स में पहला क्वेश्चन अगर बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो ये सवाल 2018 में पूछा गया था। क्या सवाल पूछा गया था कि किस तत्व में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और तांबा। तो इसका जो राइट उत्तर होगा जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है वो है यहाँ पे हाइड्रोजन। आपको पता होगा दोस्तों, जो हाइड्रोजन है यहाँ पे इसके 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। साधारण हाइड्रोजन जो कहा जाता है वो प्रोटियम को कहा जाता है। किसको? प्रोटियम को कहा जाता है, जिसमें देखिएगा तो कोई भी यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। अगर के उसी के बाद जो 2 और इसके समस्थानिक पाए जाते हैं, एक होता है ड्यूटेरियम और तीसरा जो होता है वो ट्राइटियम होता है। तो ड्यूटेरियम में अगर से आपसे पूछ ले कितने न्यूट्रॉन होते हैं तो यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन होते हैं, और ट्राइटियम में यहाँ पे याद रखिएगा इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो सवाल अभी 2018 में इस टाइप से पूछा गया था, तो हो सकता है आने वाले एग्जामों में आपसे कुछ और पूछ ले इसी बेस के ऊपर पे। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल में देखिएगा तो यहाँ से पूछ रहे हैं आपका कि एंगस्ट्रम इकाई है। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तरंगदैर्घ्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की या वेग की। तो याद रखिएगा जो एंगस्ट्रम जो होता है वो तरंगदैर्घ्य का यहाँ पे इकाई होता है। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर में होता है। तो याद रखिएगा 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 ये मीटर में होता है। सवाल ये भी पूछ सकता है। अगला सवाल आइएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे 66वीं बीपीएससी में सवाल पूछा गया था 2020 के अंदर में। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ये होता है यहाँ पे दूरी का मात्रक होता है। साथ ही साथ 1 लाइट ईयर में आप लोग याद रखिएगा कितना होता है, 9.46 गुना में 10 के पावर 15 मीटर होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन की आवृत्ति को मापा जाता है। तो अभी मैंने बताया जो आवृत्ति को यहाँ पे मापा जाता है वो हर्ज में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन में आइएगा, एक और सवाल इसमें पूछता है आवृत्ति के कि जो मनुष्य की सुनने की क्षमता होता है वो कितना होता है। तो याद रखिएगा वो जो होता है 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज के बीच का जो आवाज़ होता है उसी को साउंड को यहाँ पे मनुष्य सुन सकता है। इससे ऊपर या नीचे साउंड को मनुष्य नहीं सुन सकता है। सवाल ये भी बार बार यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आते हैं यहाँ पे सवाल पूछ रहा है आपसे
कि घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है क्वार्ट्ज क्रिस्टल का मतलब उसका रासायनिक नाम बताइए कि कौन सा क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। तो अगर के यहाँ पे देखिएगा ऑप्शंस दिया गया है सोडियम सिलिकेट और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हर्ज में क्या मापा जाता है? तो हर्ज में जो यहाँ पर मापा जाता है वो मापा जाता है आवृत्ति मापा जाता है। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो जो ये विद्युत शक्ति का इकाई होता है ना वो होता है वाट होता है। याद रखिएगा P बराबर यहाँ पे कभी कभी सवाल पूछ देता है, जो P बराबर यानी कि शक्ति बराबर जो होता है वो क्या होता है? कार्य बटा में यहाँ पे समय होता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी होती है? तो जो यहाँ पे दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है ना वो 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7600 एंगस्ट्रम के बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम बताना चाहेंगे जो भी लोग यहाँ पे बीपीएससी का या बिहार में शिक्षक भर्ती 4.0 का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बीपीएससी का सिलेक्शन किट यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है एसएस क्लासेस के द्वारा, जो कि एक संपूर्ण कंप्लीट नोट्स होते हैं जिसमें आपको मिलता है एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का बुक्स का एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज नोट्स, एससीईआरटी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का चैप्टर वाइज नोट्स, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए नोट्स, ईवीएस का नोट्स, बिहार स्पेशल का नोट्स, सब्जेक्ट वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं उसके नोट्स, साथ ही साथ बीपीएससी और उसके रिलेटेड एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका एमसीक्यूज, साथ ही साथ टॉप 500 जो करंट अफेयर्स होते हैं जो कि आपको एग्जाम से 15 दिन पहले प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये सारा कंपाइलेशन आपको बीपीएससी जो भी टीआरई 3 का टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये बीपीएससी का सिलेक्शन किट आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसमें जितना भी मैंने कंटेंट बताया ये सारा कुछ कंटेंट आपको मिलेगा मात्र 599 के प्राइस में आप ले सकते हैं। इसको कर लेने के बाद आप भारत के कोई भी एग्जाम में बैठिए आपका जीएस में बहुत ही बढ़िया मार्क्स यहाँ पे आने लगेंगे। तो जिनको भी चाहिए होगा वो एसएस क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका यहाँ पे लिंक दे दूंगा, या तो ये जो दिए गए नंबर है इस पर हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए। आपको पता होना चाहिए ये जो नोट्स मैंने टीआरई 1, 2 और 3 में भी प्रोवाइड किए थे, अधिकतर सवाल इस नोट से यहाँ पे आए हुए थे। इसका मैंने ज्योग्राफी का एनालिसिस भी किए हैं, तो जाकर आपको चैनल पर उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन आइएगा तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो यहाँ पे सौर विकिरण का परास पूछ रहा है। तो याद रखिएगा जो सौर विकिरण का परास होता है वो 400 से लेकर 700 nm के बीच में ये होता है। 10वां क्वेश्चन है कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो जो ये आर्द्रता मापी जाती है ना ये हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। लैक्टोमीटर से दूध के शुद्धता मापा जाता है, पायरोमीटर से उच्च जो ताप होता है उसको मापा जाता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि दाब की इकाई क्या होता है? तो जो यहाँ पे दाब का इकाई होता है ना वो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर यहाँ पे होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ये राइट आंसर होता है, ठीक है। याद रखिएगा दाब एक अदिश राशि है, ये भी कभी कभी डायरेक्ट सवाल ही पूछ लेता है, ठीक है। अगला सवाल है कि दाब का मात्रक क्या होता है? जैसे कि अभी तुरंत मैंने बताया कि जो दाब का मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। अगर कहीं इसमें ऑप्शंस में देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन में तो कहीं नहीं दिया गया, तो ऑप्शंस नंबर ई हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 2019 बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। 13 नंबर क्वेश्चन आइएगा कि इनमें से कौन सी अदिश राशि है? बल, वेग, त्वरण, दाब। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि जो अदिश राशि में आता है वो दाब आता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो यहाँ पे देखिएगा तो अगर के विकृति यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका यहाँ पे कोई मात्रक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से आपको सही कथन को चुनना है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। बिल्कुल नहीं। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे ये आपका यहाँ पे राइट स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। आपको पता होगा दोस्तों जो बैंगनी प्रकाश होता है, बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है जबकि आवृत्ति सबसे ज़्यादा होता है। वही जस्ट उसके उल्टा में अगर के लाल प्रकाश में आइएगा तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, वो आवृत्ति उसका सबसे कम यानी कि न्यूनतम होता है। तो ये भी ये सवाल है, इसका बार बार ये सवाल पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा इसको, ठीक है।
अब ये सवाल देखिए, आपका बीपीएससी 67वीं बीपीएससी में सवाल पूछा गया था 2022 के अंतर्गत में कि जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का क्या कारण है? तो ये जो घटना होता है प्रकाश के ये व्यतिकरण के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे ये राइट आंसर होगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो जो ये परमाणु का जो धनावेशित हिस्सा होता है ना, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपको याद होना चाहिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन का जो यहाँ पे खोज किया था वो रदरफोर्ड ने किया था, और न्यूट्रॉन का जो यहाँ पे खोज किए थे वो चैडविक ने किए थे, जेम्स चैडविक ने किए थे। सवाल ये भी पूछा जाता है यहाँ पे TRE 3 में। देखिएगा ये भी सवाल पूछ दिया गया था कि यहाँ पे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है वो द्रव्यमान कितना होता है। तो इन लोग का अगर के याद रखिएगा, द्रव्यमान के बारे में कभी कभी सवाल पूछ देगा तो 1.672 गुने में 10 के पावर माइनस में 27 kg इसका ये द्रव्यमान होता है। किसका? प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का, दोनों समान होता है, इतना ही उसका ये द्रव्यमान होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखिए जो ये बीपीएससी का हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे हैं ना, अगर कि आप इसको क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, तो मान के चलिए बीपीएससी के जो आने वाला एग्जाम है उसमें 10 सवाल पूछता है तो 10 में से 2 से 3 सवाल देखिएगा इसी पीडीएफ से देखने को मिलेंगे। क्योंकि हर बार का बीपीएससी का नियम है कि अपने जो पुराने परीक्षाएं होती है, पिछले जो परीक्षाएं होती है, उसमें क्वेश्चंस को यहाँ पर रिपीटेशन करता ही करता है। इसीलिए ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। तो जो पदार्थ सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं उसको यहाँ पे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन के दो जो उदाहरण होते हैं बार बार पूछे जाते हैं, एक कपूर का पूछा जाता है और दूसरा यहाँ पे नैफ्थलीन के बारे में पूछा जाता है। तो ये दोनों याद रखिएगा, ये उदाहरण में पूछ देगा आपको। ठीक है, 19वां सवाल देखिए, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो बोलते हैं यहाँ पे त्रिक बिंदु के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। 20वां नंबर सवाल आइएगा, आपसे पूछ रहा है कॉस्मिक किरणें होती हैं। जो कॉस्मिक किरणें होती हैं वो होती हैं आवेशित कण होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। 21वां नंबर सवाल देखिएगा, तो आपसे पूछ रहा है, क्या सवाल पूछ रहा है कि 2G स्पेक्ट्रम में जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा, जैसे अभी 5G भी चल रहा है ना, तो जो जी का मतलब होता है ना वो जेनरेशन, यानी कि जेनरेशन को यहाँ पे डिनोट करता है। तो उसी तरह यहाँ पे 2G में देखिएगा तो यहाँ पे जेनरेशन होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन 2008 के बीपीएससी में पूछा गया था कि रडार का आविष्कारक कौन थे? रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, बुशवाल या ऑस्टिन, कौन थे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर लिया गया था वो लिया गया था रॉबर्ट वाटसन। याद रखिएगा, सन 1935 का बात है, सबसे पहले रॉबर्ट वाटसन ने ही यहाँ पे प्रायोगिक रडार का खोज किया था। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चंस है कि गॉड पार्टिकल्स क्या है? तो जो गॉड पार्टिकल्स हैं वो हिग्स बोसॉन है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे ये राइट आंसर होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो जो सीवी रमन को यहाँ पे भौतिकी के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था 1930 ईस्वी में। साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि रविंद्रनाथ टैगोर को यहाँ पे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो याद रखिएगा, जो RN टैगोर जी को मिला था वो 1913 ईस्वी में मिला था। साथ ही साथ मदर टेरेसा को भी पूछा जाता है। तो दो चीज़ यहाँ पे याद रखिए, जो मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला था एक 1979 ईस्वी में मिला था। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, बार बार सवाल यहाँ से पूछता है सब परीक्षाओं में। 25वां नंबर क्वेश्चन है कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो जो टेलीस्कोप का यहाँ पे खोज किया गया था ना वो गैलीलियो के द्वारा किया गया था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? तो ये बहुत पुराना सवाल है, 2002 में। ये रेलवेज वगैरह में बहुत बार सवाल देखने को मिला है। तो ये जो किए थे वो राइट ब्रदर्स ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। 27वां नंबर क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन बराबर होते हैं। तो जो 1 माइक्रोन होते हैं 1/1000 mm के बराबर होते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए, और कि हमको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलना है तो एक फार्मूला होता है F = 9/5 C + में 32। तो अगर कि हम F यहाँ पे रखते हैं,
फ़ारेनहाइट में बदलना है तो 9/5 करेंगे, यहाँ पे इसको सी की जगह पर 40 रखेंगे, प्लस में 32 रखेंगे, 5 8 40, 8 9 72, 72 और 32 104 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अगला सवाल 29 नंबर की क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है। तो जो ये क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है एक मिश्रण से अनेक पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 30वां जो सवाल पूछा गया है आपसे कि लोलक की काला अवधि यानी कि टाइम पीरियड जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर के लोलक का यहाँ पे आवर्तकाल जो होता है उसके टाइम बराबर के देखिएगा तो जो फॉर्मूला होता है 2π√L बटा में यहाँ पे G होता है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं कि जो ये L है, L यहाँ पे लंबाई को डिनोट करता है, तो लंबाई जितना ही ज़्यादा होगा उसका समय भी उतना ही ज़्यादा होगा, तो यानी कि लंबाई के ऊपर में निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर की क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछ रहा है कि बल गुणनफल है। अगर के बल बराबर देखिएगा कि F बराबर जो होता है M और A होता है, जो कि न्यूटन्स के सेकेंड गति के नियम से ये मिलता है। ठीक है, यानी कि ये द्रव्यमान और त्वरण का ये गुणनफल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है। तो जो A बराबर होता है आपको पता होगा V-U बटा में ये T होता है। देखिए यहाँ पे ये कहाँ पे लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा सदिश नहीं है, यानी सदिश नहीं है मतलब अदिश के बारे में पूछ रहा है। विस्थापन एक सदिश राशि है, यहाँ पे बल भी है और वेग भी है, तो जो सदिश नहीं है वो हो जाएगा आपका आयतन, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जो पूछा गया है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। यानी कि अगर के संवेग बराबर क्या होता है mv होता है, और वेग यानी कि v से डिनोट करते हैं, और ये देखिएगा तो v कट जाएगा, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा द्रव्यमान निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 2002 के बीपीएससी में किस तरीके से सवाल पूछा गया था। 1 किलोमीटर दूरी का क्या तात्पर्य है, यानी कि 1000 मीटर, तो ऑप्शन नंबर सी। अब ऐसा सवाल देखने को सपना हो गया बीपीएससी या कोई भी परीक्षाओं में। ठीक है, इसलिए जो आप लोग तैयारी कीजिए थोड़ा सा अच्छे लेवल से कीजिए कि कहीं से भी सवाल पूछे आप लोग वहाँ पे परीक्षा में सही करके आएँ। 36वां सवाल देखिएगा कि पूछा गया है कि 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है। तो जो 1 पिकोग्राम होता है 10 के पावर -12 ग्राम के ये बराबर होता है। अगर के देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में ये चीज़ यहाँ पर दिया गया है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि अगर आप एक लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा। तो अगर के देखिएगा तो जो आपका भार के द्वारा जो बल होगा वो लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय बिल्कुल शून्य होगा, यानी कि इसी कारण यहाँ पे भारहीनता का भी महसूस होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिरा रहे हो तो क्या होगा। याद रखिएगा यहाँ पे पूछ रहा है निर्वात में, यानी कि वैक्यूम में, वहाँ पे कोई भी इसका प्रतिरोध विरोध करने वाला चीज़ नहीं है, इसीलिए जो तीनों चीज़ें होंगी एक साथ ज़मीन पे आएंगी। तो अगर के देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे लिखा गया है कि तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुँचेंगी, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि 2022 का बीपीएससी में यह सवाल पूछा गया है आपसे। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि वायु में ध्वनि तरंग होती है। तो जो वायु या गैस में जो ध्वनि तरंग होती है ना वो अनुदैर्ध्य होती है तरंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। 40वां नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया कि जो नैफ्थलीन होता है और जो ये आपको कपूर होता है, इसको ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा यहाँ पे पृथक किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, 41 सवाल देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है। तो जो विद्युत शक्ति का इकाई होता है वो क्या होता है, वाट होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं, बिल्कुल सही। एम मीटर से विद्युत धारा मापते हैं, ये भी सही दिया गया। पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल मापते हैं, ये भी सही है।
गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध, बिल्कुल नहीं दोस्तों, जो विद्युत प्रतिरोध को मापने का यंत्र है वो ओम मीटर है। किससे मापते हैं? इसको ओम मीटर से मापते हैं, आप लोग याद रखिएगा। और जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर से छोटी विद्युत धारा को मापा जाता है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ये राइट आंसर होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन की टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यहाँ पे परिवर्तित करते हैं? तो अगर के इसमें देखिएगा जो मैकेनिकल ऊर्जा होता है उसको यहाँ पे परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आपका दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है कि अगर के आप 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे तक जलाते हैं तो आपका कितना यूनिट बिजली यहाँ पे ख़त्म होगा? अगर के देखिए यहाँ पे 100 यूनिट का बल्ब है और 10 घंटे आप जला रहे हैं तो टोटल अगर के देखिएगा तो 1000 किलोवाट यहाँ पे आप क्या तो ख़त्म कीजिएगा आप अपना ये वाट प्रति घंटा, ये इसका होता है वाट प्रति घंटा, यहाँ पे ख़त्म कीजिएगा अपना आपका खपत होगा। ठीक है, अब यही 1000 वाट में अगर के हम 1000 से भागा दे देते हैं तो ये हो जाता है यूनिट में, ये चेंज हो जाता है, यानी कि 1 यूनिट आप यहाँ पे आपका ऊर्जा में खपत होगा। ठीक है, यानी कि खर्चा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो 1 इकाई यहाँ पे दिया गया है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सवाल दिया है कि 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरा प्रतिरोध का क्या मान होगा? तो इसका आपको पता होगा, अगर ये समानांतर प्रतिरोध में जुड़ा हुआ है तो 1/R बटा में 1 प्लस R1 प्लस में 1 बटा में R2 ये होता है। और ये जो टोटल दिया गया है यहाँ पे दिया गया है 1 बटा में 1.404 और एक यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया? 2 दिया गया, 1/2। और ये यहाँ से पूछ रहा है, तो अगर आप इसको हल करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे बिल्कुल ये राइट आंसर आएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको स्लो लग रहा होगा तो वीडियो को आप लोग स्पीड को 1.5 कर सकते हैं और जल्दी से ये वीडियो को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसमें से बहुत सारा सवाल यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि डायनेमो क्या काम करता है? तो जो ये डायनेमो का काम है, याद रखिएगा, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यहाँ पे परिवर्तित करता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। और जस्ट इसका उल्टा जो आपका विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो देख लेते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखिए, विद्युत मोटर में जस्ट देखिए, अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया जो विद्युत मोटर जो होता है वो डायनेमो के जस्ट उल्टा काम करता है। तो अगर के देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दिया गया है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये सवाल 64वीं बीपीएससी में आपका पूछा गया है 2018 के अंतर्गत में। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल देखिए दिया गया है यहाँ पे कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? तो जो विद्युत धारा मापा जाता है वो एमीटर से मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये यहाँ पे ये राइट आंसर होता है। ठीक है, अगला सवाल 50 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? सेम क्वेश्चन देखिए 2018 में भी पूछा गया था 64वीं बीपीएससी में, और जस्ट वही सवाल हूबहू 2019 के अंतर में भी 65वीं बीपीएससी में पूछा गया है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर कि आप बीपीएससी का परीक्षा देने वाले हैं, कोई भी परीक्षा, चाहे वो टीचर का बहाली वाला परीक्षा देने वाले हों या सिविल सर्विस वाला देने वाले हो, कोई भी आप परीक्षा देने वाले हों, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बीपीएससी के लिए बहुत ही मायने रखते हैं। इसलिए आपको हर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके जुबान पे होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट होगा 50 नंबर क्वेश्चंस के विद्युत धारा किससे मापा जाता है? तो एमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 आपका दिया गया है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ठीक है, तो रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? अगर कि आप लोगों ने क्लास 10th में अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें जब प्रकाश चैप्टर जब पढ़ते हैं तो उसमें आपको एक चीज़ बताया गया है कि जब प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारते हैं तो उसमें से 7 रंग विभक्त होते हैं। वो कौन कौन सा रंग होता है? तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग जो होते हैं इससे निकलते हैं। तो यहाँ पे उसको अलग करने का क्या तरीका है? तो उसको हम यहाँ प्रिज्म से गुजारते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ये करेक्ट आंसर
आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति 2 डायोप्टर हो तो इसका फोकस दूरी क्या होगा। तो जो इसका 2 डायोप्टर है तो यानी कि इसका जो फोकस दूरी हो जाएगा कितना हो जाएगा, वो फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब याद रखिएगा जो प्लस यहाँ पे डिनोट करता है वो डिनोट करता है उत्तल लेंस के बारे में डिनोट करता है। क्या, उत्तल लेंस के बारे में। अगर कि यहाँ पे -2 डायोप्टर दिया रहता तो यानी कि उसका मतलब होता अवतल लेंस यहाँ पे ये होता। तो ये दोनों चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। सवाल कभी कभी छोटा छोटा सवाल इससे भी यहाँ पे पूछ देता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन दे रहा है आपका कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करते हैं। आपको पता होगा कि जो चुंबकीय सुई होते हैं स्वतंत्र रूप से जो लटकती है वो हमेशा यहाँ पे उत्तर और दक्षिण की ओर ये इशारा करते हैं। तो अगर यहाँ पे देखिएगा ऑप्शंस में दक्षिण यहाँ पे नहीं दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शंस में उत्तर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 54 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो जो श्वेत प्रकाश होते हैं उसको जब हम तंतु को गर्म करते हैं तो यहाँ पे ये पैदा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। अब ये देखिए 64वीं बीपीएससी 2018 में ये सवाल पूछा गया था। बहुत ही बेहतरीन सवाल है और ये सवाल बार बार यहाँ पे पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा, इसीलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा कि आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किस क्षेत्र में मिला था। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सापेक्षिता यानी कि जिस अपेक्षिता का सिद्धांत भी बोलते हैं इसको यहाँ पर सही कर देते हैं। तो याद रखिएगा, लेकिन इसमें इनको नहीं मिला था यहाँ पे नोबेल प्राइज। वो जो नोबेल प्राइज मिला हुआ था 1921 ईस्वी में इनको मिला हुआ था। किस क्षेत्र में, तो प्रकाश के विद्युत प्रभाव के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। तो जो यहाँ पे विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है वो यूरेनियम का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ये राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। और जो यूरेनियम धातु का उपयोग होता है वो नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 57 नंबर जो क्वेश्चन है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को ठंडा करने के लिए क्या किया जाएगा, तो उसमें जो संपीड़ित कंप्रेस्ड जो गैस होता है उसमें छोड़ने के बाद से वो यहाँ पे कमरा ठंडा हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। 58 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आमतौर पर जो सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होगा। आपको पता होगा जो सुरक्षा फ्यूज होता है उसमें रंगा का उपयोग किया जाता है। और जो ये रंगा है ना वो यहाँ पे टीन और शीशा का मिश्र धातु है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो गलनांक होता है बहुत ही निम्न गलनांक होता है, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए। सवाल कभी कभी यहाँ से भी पूछ लेता है। 59 नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा दिया गया है कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। देखिए कुचालक मतलब जो जिससे यहाँ पे ऊष्मा पार नहीं हो, जिसमें गर्माहट नहीं है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कुचालक। तो जो कुचालक है किस में आ जाएगा, वो पारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अति चालकता का क्या लक्षण होता है, देखिएगा तो ये बहुत ही पुराना सवाल है। अनेक परीक्षाओं रेलवेज वगैरह में भी ये सवाल पूछा जाता है। तो ये जो अति चालकता का लक्षण है वो शून्य पारगम्यता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दे रहा है आपका कि गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो जो यहाँ पे गर्म करने पर जो अर्धचालक का प्रतिरोध होता है वो है घटता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। साथ ही साथ याद रखिएगा यहाँ पे जो अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका प्रतिरोधकता जो होता है ना वो चालकता से अधिक होता है और कुचालक से थोड़ा सा कम होता है। आप लोग याद रखिएगा। और इसका जो है कि ताप जब यहाँ पे इसमें बढ़ाएंगे, इसका जब ताप को इंक्रीज करेंगे तो जो इसका प्रतिरोधकता होगा वो कम होगा। तो ये दोनों चीज़ अपने अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया है कि ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका जो है ठंडा लगता है। क्यों लगता है? क्यों लगता है? क्योंकि ये अच्छा चालक होता है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि। देखिएगा ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं। अब ऐसा सवाल बीपीएससी के द्वारा बहुत पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। और ये सवाल देखिएगा 2022 के 67वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया है। क्यों लगता है ठंडा? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पसीना होता है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पे वाष्पित होता है, इसीलिए हम ठंडा का अनुभूति करते हैं वहाँ पे। ठीक है,
64 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा जब खोलते हैं तो क्या होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो कमरा होता है उसका तापमान थोड़ा सा यहाँ बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या होगा, अभी मैंने बताया उसका तापमान यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए ये 66 नंबर क्वेश्चन बीपीएससी के 67वें बीपीएससी 2022 में ये सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। याद रखिएगा जो चयन करना है वो गलत कथन का यहाँ पे चयन करना है, तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। यहाँ पे सवाल जो पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है कि कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि वह नमी को अवशोषित करता है। बिल्कुल बात सही है। यहाँ पे सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ये भी सही बात है। ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा दिया गया है कि एक्रेलिन को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। नहीं, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये गलत स्टेटमेंट दिया गया है। जो यहाँ पे एक्रेलिन जो है, एक्रेलिन को कृत्रिम ऊन कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। और जो कृत्रिम सिल्क जो बोला जाता है ना वो रेयॉन को बोला जाता है। तो ये दोनों चीज़ आप लोग याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। कृत्रिम सिल्क रेयॉन है, कृत्रिम ऊन जो करके बोलेगा तो वो एक्रेलिन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग दोनों ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये सवाल ऐसा बार बार पूछता है बीपीएससी। 67 नंबर क्वेश्चन पे जैसे ही आइएगा दिया गया है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों बीच की दूरी है उसको यहाँ पे तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आते हैं सवाल पूछा गया है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलता है। यहाँ पे यानी कि बदलता है या नहीं बदलता है ये पूछ रहा है। तो जो ये आवृत्ति होता है वो बदलता है, बाकी वेग, तरंगदैर्घ्य, अपवर्तनांक जो भी है इसका एक बराबर रहता है। ये सवाल 2020 के 67वें बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया है। अगला सवाल आइएगा 69 नंबर क्वेश्चन की पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। तो जो पढ़ने वाला ग्लास होता है ना वो उत्तल लेंस से बनता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। 70 क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं कि क्या दिया गया है कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण किस प्रकार का है। जब यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब से बड़ा बन रहा है तो वो जो यहाँ पे दर्पण रखा गया है वो अवतल दर्पण होता है। तो ऑप्शन नंबर है बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2022 के 67वें बीपीएससी में ये सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है। तो मतलब ध्वनि का वेग पूछ रहा है वायु में। तो वायु में जो ध्वनि का वेग होता है वो 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। साथ ही साथ आप लोग याद रखिए जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ध्वनि का वेग होता है वो एल्युमिनियम में होता है। एल्युमिनियम में कितना होता है याद रखिएगा, यहाँ पे 6420 ये होता है। एल्युमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकेंड ये होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे आइएगा 72 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। किस प्रकार के प्रकाश विकिरण यहाँ पे होते हैं। तो याद रखिएगा ये जो होते हैं ना तरंग एवं कण दोनों प्रकार के होते हैं, दोनों के समान होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि आकाश नीला लगता है। क्यों नीला लगता है। क्योंकि आपको पता होगा बहुत सारे यहाँ पे जो कण होते हैं उसको वायुमंडल में प्रकीर्णित होते हैं, इसी कारण। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा दिया गया है कि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कौन सा प्रकाश प्रकीर्णित होती है। तो याद रखिएगा एक प्रकाश जो है बैगनी और दूसरा जो प्रकाश है वो नीला रंग। ये जो दोनों रंग है सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित होता है, इसीलिए आकाश का रंग यहाँ पे नीला प्रतीत होता है, ठीक है। अब देखिए 74 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 67वीं बीपीएससी 2022 में ये सवाल पूछा गया था। क्या पूछा गया है कि रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है। मतलब कि किस क्रिया के द्वारा, किस कारण के द्वारा यहाँ आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। तो ये जो टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है। आपको पता होगा जो पानी का अधिकतम घनत्व होता है और आयतन न्यूनतम जो होता है वो 4 डिग्री सी पर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होता है। 76 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड का
तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा। तो कल भी मैंने ये सवाल लिया था और मैं आपको बताया था जो फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 C और प्लस में 32 होता है। तो 9/5 हम कर देंगे और C की जगह पे हमें 50 कर देंगे, प्लस में 32 कर देंगे। 50 दहियाँ 5 दहियाँ 50, 9 दहियाँ 90 और प्लस में हम यहाँ पे इसको 32 कर देते हैं तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन से देखिए दिया गया है कि बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब यहाँ पे बर्फ़ पिघलता है तो उसका लेवल में क्या परिवर्तन आएगा, यही पूछ रहा है। तो जो बीकर का लेवल होगा वो जल स्तर नहीं बदलेगा, वो जो जल स्तर है उतना ही रहेगा, क्योंकि बर्फ़ के द्वारा उतना ही पानी को विस्थापित किया जाता है जितना उसका आयतन होता है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा के बूंद को गोलाकार आकृति का क्या कारण होता है। तो ये जो गोलाकार आकृति होता है वर्षा का जल वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, भगा भगा के मत देखिएगा, कंटिन्यू वीडियो को देखिएगा। जब आप बीपीएससी के एग्जाम में बैठिएगा तो इस वीडियो से ही बोल रहे हैं 3 से 4 सवाल यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कन्फर्म है। इसीलिए ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है आप इसको अच्छे से कर लीजिए। 79 नंबर क्वेश्चन 66वां बीपीएससी 2020 में ये सवाल पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी होती है। तो याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा श्यानता होती है वो शहद की होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे आती है। तो यहाँ पे जो ऊंची जल तरंगें आती है वो चंद्रमा से आती है। जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है, बल होता है, उसके कारण आता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। लाइक कर दीजिए अगर कभी तक नहीं किए हैं तो, साथ ही साथ अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लीजिए और सबसे बड़ी बात कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतना लंबा लंबा सेशन लेने के लिए थोड़ा सा एनर्जी लगता है। अगर कि आप लाइक करते हैं तो हमको लगता है कि इस सेशन से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, थोड़ा सा हमको मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। इसीलिए आप वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसमें क्या होगा। पहली बात तो उसका द्रव्यमान बिल्कुल भी नहीं बदलेगा और जो बदलेगा उसका भार बदलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा दिया गया है कि भार उसका बदल जाएगा और द्रव्यमान यहाँ पे नहीं बदलेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन 67वां बीपीएससी 2022 में पूछा गया सवाल है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है। वही पूछ रहा है क्योंकि यहाँ पे क्यों बनता है, क्योंकि उसमें जो होता है ना उच्च दाब के कारण पानी का उच्च तापमान पर उबलने लगता है। नॉर्मल जो पानी होता है, नॉर्मल पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वही अगर जब आप इसको बॉयल करते हैं कुकर में तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 120 डिग्री सी पर यहाँ पे हो जाता है। इसलिए जो इसके अंदर जो खाना पर रखा रहता है वो बहुत ही जल्दी बन जाता है। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होता है। सौर से पता ही है कि किससे, ये सूर्य से प्राप्त होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य में जो ऊर्जा का निर्माण होता है कैसे होता है, वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था। तो जो ये आर्यभट्ट छोड़ा गया था वो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था। ये भी ये बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है, इसीलिए आपको ये जानना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वर्ष दीर्घतम होता है, कौन से ग्रह पे सबसे ज़्यादा दीर्घतम होता है। अगर कि आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो एनसीईआरटी के क्लास 6 में ही ये चीज़ दिया गया कि जो प्लूटो का होता है वो यहाँ पे पृथ्वी की अपेक्षा में सबसे ज़्यादा दीर्घतम वर्ष होता है। अगर कि आप इसको कंपेयर करें पृथ्वी से तो पृथ्वी का जो वर्ष होता है 248 वर्ष के बराबर यहाँ पे होता है प्लूटो पर एक वर्ष। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का यहाँ पे बेग क्या होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का बेग आपका यहाँ पे प्रकाश के बेग के बराबर होता है, इसीलिए 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2020 के 66वें बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दिया गया है कि सूर्य के प्रकाश का धरती के सतह पर पहुंचने में लगने वाला कुल समय कितना है। ऐसे तो 499 सेकेंड लगता है, मिनट में देखें तो यहाँ पे 8 मिनट और यहाँ पे 19 सेकेंड लगता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शंस में देखिएगा तो यहाँ पे कुछ एग्जैक्ट नहीं दिया गया है, लेकिन अप्रॉक्स में देखिएगा तो यहाँ पे 8.5 मिनट दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगर कि इनमें से कोई नहीं यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता तो इनमें से कोई नहीं हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए दिया गया है
कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितना मिनट में, 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट या 10 मिनट। मैंने बताया आपका एग्जैक्ट जो समय लगता है 8 मिनट और 19 सेकेंड लगता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में देखिएगा 8 मिनट दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन से एक और देखिएगा दिया गया कि इनमें से कोई नहीं। इसीलिए यहाँ पे इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा। और कि ये ऑप्शन नहीं दिया रहता, बहुत सारे एग्जामों में ये मतलब ऑप्शन नहीं दिए रहते हैं, तो उस स्थिति में यहाँ पे 8 मिनट आंसर बिल्कुल सही होता है। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन देखिए आज के सेशन का दिया गया है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति ग्रह है, और जो सबसे छोटा ग्रह है वो बुध ग्रह है। आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। बेसिक जो है कंप्यूटर भाषा है, सी भी कंप्यूटर भाषा है, फोर्ट्रॉन भी यहाँ पे कंप्यूटर भाषा है। ये जो फास्ट दिया गया ये यहाँ पे कंप्यूटर भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो पूछ रहा है कि फिलामेंट में कौन सा चीज़ उपयोग होता है, तो उस पर कौन सा होता है, टंगस्टन होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये यहाँ पे ये राइट आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। तो जो यहाँ पे सेमीकंडक्टर के रूप में जो होता है, अगर यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार देखिए तो ये होता है जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, ये बहुत ही पुराना सवाल है, लेकिन अनेकों एग्जाम में पूछा जाता है कि परमाणु नाभिक के अवयव है, यानी कि जो न्यूक्लियस में जो पाए जाते हैं वो कौन कौन सा है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे इसके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्ष में ये चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन ईवी 2022 बीपीएससी में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत विकल्प है। पहला देखिए दिया गया है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप में उदासीन होता है। अभी तुरंत मैंने बताया कि जो यहाँ पे उसके नाभिक के अंदर में होते हैं वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यहाँ पे न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। यानी गलत पूछ रहा है, तो यही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। याद रखिएगा, जो वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है पूरे ब्रह्मांड में वो है सौर ऊर्जा, यानी सूर्य से आने वाली ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो जो ये परमाणु बम होते हैं वो जो होता है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये राइट आंसर होते हैं। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा जो परमाणु होते हैं और वो कम परमाणु वाले तत्वों में टूटते हैं, यानी कि टूटना विखंडन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है यहाँ पे, क्या पूछ रहे हैं 98 नंबर क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो हाइड्रोजन बम जो काम करता है ना वो अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पे करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये राइट आंसर है, जो कि 2022 के 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है। याद रखिएगा, जो संलयन प्रक्रिया होता है जिसमें दो नाभिक होते हैं जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं और उसके बाद यहाँ पे बहुत ही बड़ा ऊर्जा निर्मुक्त होता है, तो यही होता है संलयन प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चंस। यहाँ पे बीपीएससी 2004 में ये सवाल पूछा गया था कि वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है। तो जो वायु में नोबल गैस नहीं पाया जाता है, यानी कि जो हमारे भूमंडल पे नहीं पाया जाता है, वो रेडॉन है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये यहाँ पे ये राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है और यहाँ पे लास्ट की ओर बहुत जल्द बढ़ रहे हैं फिजिक्स में, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। तो इसका एक क्वेश्चन नंबर 100 देखिए यहाँ पे दिया गया, क्या दिया गया है कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, वाट, वोल्टेज, लोहा या एम्पियर पे। तो जो ये होता है ना वो वाट पे होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा, यानी कि वाट होगा उत्तर इसका। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे 101 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है। तो जो सबसे भारी धातु है यहाँ पे वो है यूरेनियम। यूरेनियम का परमाणु संख्या कभी कभी पूछ लेता है, तो जो परमाणु संख्या होता है याद रखिएगा, परमाणु संख्या जो होता है वो 92 होता है। साथ ही साथ परमाणु भार पूछ लेता है, तो याद रखिएगा 238.08 इसका परमाणु भार होता है। इसीलिए ये दोनों चीज़ अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 102 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि इनसेट 2A कब छोड़ा गया था। तो जो ये इनसेट 2A छोड़ा गया था वो 10 जुलाई 1992 ईस्वी को यहाँ पे छोड़ा गया था।
और यहाँ पे टोटल जो भी मैंने यहाँ पे फिजिक्स के जो सवाल थे मोस्ट इंपॉर्टेंट बीपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 100 सवाल मैंने आपको करा दिए। बाकी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे रसायन विज्ञान से जो भी सवाल बीपीएससी ने पूछा है उसको हम यहाँ पे कराने की कोशिश करेंगे। अगर कि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखते आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा तो कैसा लगा आपको ये सेशन। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एसएच क्लासेस के साथ में।